गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो जो उनकी इनिशियल फेज है पॉलिटिकल मूवमेंट की, जो उनका राजनीतिक जीवन भारत में शुरू होता है। बड़ी बड़ी मूवमेंट्स तो बाद में आती हैं। उससे पहले कहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया अपने तरीकों का, और कौन सी मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम चंपारण और खेड़ा मूवमेंट की। चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो है वो हुए। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तीन इवेंट्स ऐसे थे, तीन घटनाएं ऐसी थी, तीन आंदोलन ऐसे थे जिनकी पैन इंडियन अपील तो नहीं है, पूरे राष्ट्र में नहीं फैले, लोकलाइज्ड थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इन तीनों ओकेजन्स को यूज़ किया ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो उनका तरीका है सत्याग्रह का वो यहाँ पर कामयाब हो सकता है या नहीं। नॉन वायलेंस का तरीका, नॉन वायलेंस का जो प्रयोग है, अहिंसा के प्रयोग से जो आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट्स की हैं, क्या वो यहाँ पर सफल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहला प्रयोग इसका होता है चंपारण में। चंपारण जो एक जगह है वो बिहार में है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार, और वहाँ पर एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट बाय इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में लिटरेचर में भी, साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है। नील दर्पण नामक एक लंबी कविता भी लिखी है। नील दर्पण एक लंबी पॉइंट है जो साहित्य की रचना है, साहित्यिक रचना है। ये भी इंडिगो रिवोल्ट्स के बारे में है, इंडिगो फार्मर्स के रिवोल्ट के बारे में है। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, समस्या कहाँ पर आ रही थी कि यहाँ पर किसानों को बाध्य किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वो नील की खेती करें, कि वो इंडिगो को उगाएं, ठीक है, कि इंडिगो की प्रोडक्शन करें, क्योंकि इंडिगो जो नील है वो चाहिए, वो उन्हें चाहिए, वो फार्मर्स को नहीं चाहिए, वो ब्रिटिश को चाहिए। किसानों को नहीं चाहिए, वो ब्रिटिश को चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी और आर्टिफिशियल डाई अभी तक जो है उसका डिस्कवरी, इन्वेंशन नहीं हुई थी। 1890 में जाके जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई की होती है डिस्कवरी। आर्टिफिशियल डाई जो रंग है उसकी डिस्कवरी होती है जिससे कपड़ा रंगा जा सके। कहाँ पर? जर्मनी में। लेकिन आगे चलकर हालात कुछ ऐसे आते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, एक विश्व युद्ध शुरू होता है यहाँ पर। तो कुछ हालात इस प्रकार के बन सकते हैं कि यहाँ पर वो जो आर्टिफिशियल डाई की सप्लाई थी वो रुक जाती है। पहले भी बाध्य किया जाता है, 1890 से पहले भी उन्हें मजबूर किया जाता है क्योंकि इंडिगो चाहिए ब्रिटिश को, और फिर 1914 के बाद फिर मजबूर किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो रही है ना, उद्योग तो लग चुके हैं, वो तो फैल रहे हैं, तो कपड़े को रंगा कैसे जाएगा। तो उनको फिर और ज़्यादा मजबूर करते हैं कि आप नील को उगाइए। एक सिस्टम ऊपर आता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम ऊपर आता है। तिनकठिया सिस्टम ये था कि जमीन का 3/20, ठीक है, 3/20 हिस्सा जो है जमीन का 15% हो गया, ये 15% हो गया। तो ये जो है इसे आप रिजर्व रखेंगे, इसे आप रिजर्व रखेंगे जहाँ पर सिर्फ नील उगाया जाएगा। यहाँ पे आप गेहूं की खेती जो है, धान की खेती जो है, राइस कल्टीवेशन है, वो नहीं कर सकते हैं। बट इट वॉज नॉट फिजिबल फॉर द फार्मर्स, क्योंकि जो इसकी प्रोडक्शन थी, इंडिगो की प्रोडक्शन थी, वो इतनी वायबल नहीं थी उनके लिए, क्योंकि वो उधार पैसा लेते थे और उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, उस पर ब्याज बहुत अधिक देना पड़ता था, ब्याज बहुत अधिक देना पड़ता था। तो जो इसकी आउटपुट निकलती थी वो इतनी वायबल, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहती थी किसानों के लिए। और
उनकी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी रिजर्व हो रहा है। और अकाल की स्थिति में जब प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाती थी तो क्या खाएंगे? वो इंडिगो तो खाएंगे नहीं, वो नील तो खाएंगे नहीं। खाना तो आखिर राइस है या गेहूं है, वीट है, वो ज़रूरी होता है। तो 23 से 25% इंटरेस्ट जो था वो लग जाता था, एंड इट वॉज टू हैवी अमाउंट फॉर द फार्मर्स। तो वो इंडिगो की खेती, नील की खेती करने से उन्होंने मना किया। और एक व्यक्ति होता था राजकुमार शुक्ला, तो इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया, इनवाइट किया कि आप चंपारण आइए, चंपारण आके फार्मर्स की कंडीशन को देखिए कि यहाँ पर क्या है, कि उनकी हालत बुरी है। तो महात्मा गांधी उनके साथ चलने को तैयार होते हैं, राजी होते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो मूवमेंट में कूदने को मना करते हैं और कहते हैं कि मैं पहले जाकर वहाँ पे हालात देखूंगा, मैं सर्कमस्टांसिस को देखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वाकई में कुछ दिक्कत है फार्मर्स को, वाकई में कुछ पीजेंट्स को दिक्कत आ रही है इंडिगो कल्टीवेशन में, मैं पूरी खोजबीन करूंगा, मैं घूमूंगा, भ्रमण करूंगा जो चंपारण जिले के विभिन्न गांव हैं, और अगर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ, फिर मैं स्ट्रगल करने को तैयार हूँ। तो महात्मा गांधी जो है वो विभिन्न गांवों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं। ही विजिट्स द डिफरेंट विलेजेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड कलेक्ट द रिपोर्ट्स, और लगभग 8,000 के करीब जो रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट करते हैं। ये रिपोर्ट्स जो है उनका एक तरह से रिसर्च था, प्राइमरी रिसर्च था, खोजबीन थी कि मैं बातचीत करूंगा, आई विल टॉक टू द फार्मर्स, आई विल टॉक टू ऑल द पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस, और फिर कोई हल निकालेंगे बैठकर। तो जितनी रिपोर्ट्स इकट्ठी होती हैं उसमें से मैक्सिमम रिपोर्ट से ये निकल के आता है, ज़्यादातर रिपोर्ट से, अधिकतर रिपोर्ट से यही निकल के आता है कि ये जो है इंडिगो कल्टीवेशन ये फिजिबल नहीं है, ये फार्मर्स के लिए फिजिबल नहीं है, ये कमर्शियली वायबल नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं या भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर नहीं करना चाहिए फार्मर्स को कि वो इंडिगो कल्टीवेशन करें। So it becomes a very major issue, but it was a localized issue। ये बिहार और बंगाल तक था इंडिगो कल्टीवेशन का। और ये जो सत्याग्रह की बात हो रही है वो चंपारण में हो रही है, क्योंकि चंपारण से एक तरह से उन्होंने ये शुरू किया। वो अकेले नहीं थे इसमें, उनके साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं साथ में, और एक वयोवृद्ध नेता ब्रिज शंकर प्रसाद भी उनके साथ हैं, महात्मा गांधी के साथ हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी किसी ना किसी हिसाब से, किसी ना किसी मुद्दे से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ, फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया मैंने, शंकर प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, तो ये इनके साथ भ्रमण करते थे, देखते थे। उसके बाद इन्हें कहा गया ब्रिटिश को कि आप ये हटाइए, आप ये जो तिनकठिया सिस्टम है, आप किसी को बाध्य मत करें, मजबूर मत करें, जो कोई उगाना चाहता है उसे फिजिबल है वो उगाए, लेकिन आप कंपल्शन मत लगाएं कि ये 15% ज़मीन पर आपको उगाना पड़ेगा। तो देखा कि बहुत सारी मासेस जुड़ रही हैं, जनमानस जो है उमड़ पड़ा है महात्मा गांधी को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, क्योंकि उनकी जो ख्याति थी, उनकी प्रेस्टीज, जो कुछ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था वो प्रेस के जरिए पहुंचता रहता था। उनके जो नॉन वायलेंट जो मीन्स थे स्ट्रगल करने के, उन सब के बारे में इन लोगों को पता था, जनमानस को पता था, ग्रामीण लोगों को पता था। तो ये जो है जनमानस जुड़ा उनके साथ, मास जुड़ा। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कई लेक्चर्स में कि महात्मा गांधी की सक्सेस का राज, उनका जो एक सीक्रेट है वो इसी बात में है, इसी बात पर निर्भर करता है कि वो मास मूवमेंट चलाने में बहुत सक्सेसफुल हो जाते थे, बहुत कामयाब हो जाते थे। और ये चंपारण से शुरू हो गया, ये चंपारण से शुरू हो रहा था यहाँ मास मूवमेंट को चलाना। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट है ये शुरू होती है। तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं
कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे आपको जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते कि आप चंपारण को छोड़ देंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे, कि आप छोड़ दें जो कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी इस बात को मना कर देते हैं कि मैं चंपारण को नहीं छोड़ूंगा, मैंने दुख तकलीफें देखी हैं इन किसानों की, और मैं झूठ का साथ नहीं देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की तकलीफ इनको है, जिस प्रकार की हालात से ये लोग गुजर रहे हैं, उनमें ये सही है, ये फार्मर्स जो हैं वो सही है, तो आप इस सिस्टम को हटाइए। लेकिन मना करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मना करती है, तो जनमानस जो है वो इसके विरोध में आ जाता है, जो मासिस जो हैं वो इसके विरोध में आते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं, और आखिरकार महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ता है। महात्मा गांधी रिहा होते हैं और एक फैसला लिया जाता है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पास किया जाता है 1919 में कि जो तिनकठिया सिस्टम है इसे समाप्त किया जा रहा है, इसे खत्म किया जा रहा है। इंडिगो उगाने के लिए, नील उगाने के लिए जो है वो किसानों को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कब पास हुआ? ये मार्च 1919 में पास होता है, मार्च 1919 बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस वाज द चंपारण सत्याग्रह की ये बात थी। अब बात करते हैं खेड़ा मूवमेंट की। खेड़ा इज इन गुजरात। खेड़ा जो है वो गुजरात में है। खेड़ा एक जो शहर है, एक नगर, वो गुजरात में है, और वहां की ये बात करते हैं। गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे खेड़ा मूवमेंट में, खेड़ा आंदोलन में, बट ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। इस आंदोलन के आप कह सकते हैं कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में वो काम कर रहे थे, और ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वहाँ पर नरहरि पारिक हैं, हरिशंकर व्यास जी हैं, कांग्रेसी थे, सीनियर कांग्रेसी, वो कार्य कर रहे थे, वो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पे उनकी वर्किंग चल रही थी। एंड महात्मा गांधी वॉज एन इनविजिबल फोर्स जो कि पीछे थी और ये काम जो है वो कर रहे थे। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा आंदोलन जो है वो एक्चुअल में है क्या? खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा मूवमेंट जो है, वो एक पीजेंट रिपेलियन है, किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह है कि वो बढ़ा हुआ लगान नहीं दे सकते। ये लगान की मात्रा है वो 25% तक बढ़ा दी गई थी, 25% तक बढ़ा दी गई, 25% नहीं की गई, जितना वो दे रहे थे उससे 25% ज्यादा लेने की बात की गई। ये बात फिर वो की जाती है, एंड इट वॉज टू मच। एक मूवी भी आई थी ना, लगान। तो लगान जो है वो एक वर्ड जो है, लगान, टैक्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इनिशियल स्ट्रगल का ब्रिटिश के खिलाफ। तो यहाँ पर भी यही हुआ, और एक तो ये मात्रा बहुत अधिक की गई, और दूसरा कुछ हालात ऐसे नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे, कि चाहकर भी किसानों को मजबूर करते भी तब भी वो बढ़ी हुई रकम नहीं दे सकते थे। एक तो प्लेग फैला हुआ था उस एरिया में, गुजरात में प्लेग फैला था उन दिनों, बुबोनिक प्लेग फैला था, और साथ में कॉलरा भी फैल गया, हैजा भी फैल गया। इससे आप समझ सकते हैं कि सफाई की स्थिति क्या थी, क्लीनलीनेस की स्थिति क्या होगी खेड़ा और उसके आसपास। बहुत बुरे हालात थे। गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरफ को ध्यान बिल्कुल भी देती नहीं थी। तो पीजेंट्स ने इन हालातों में, कि जहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अबाउट 70 to 80,000 पीपल डाइड ड्यू टू कॉलेरा एंड ड्यू टू प्लेग, कि आप साफ सफाई की तरफ तो ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरा किसानों पर इतना टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो एक ये आंदोलन शुरू होता है, एक विद्रोह शुरू होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर महात्मा गांधी जो है वो इस आंदोलन में आते हैं, लीड करते हैं, लेकिन बाहर से लीड करते हैं। ठीक है, एक अपना बाहर से कहते हैं कि मैं आपको मशवरा दूंगा, सलाह मशवरा दूंगा, आई विल बी योर लीडर, आई विल बी योर गाइड, बट यू वर्क, आप काम कीजिए, और जो जिस प्रकार से मैं कहूँगा आप उस प्रकार से काम कीजिए। और ब्रिटिश सरकार जो है दूसरी तरफ ये कानून बनाती है, ये लॉ बना देती है कि जो ये बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे, आप उनकी ज़मीनों को जब्त कर लें, कॉन्फिस्केट कर लें। एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग। मिल्कियत क्या होती है एक किसान की? जो एक
खेती बाड़ी कर रहा है आदमी, उसकी मिल्कियत क्या है, असल में क्या है, ज़मीन है, और ज़मीन ही उसके पास नहीं रहेगी तो वो जो उसकी रोजी रोटी है वो नहीं कमा पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू था, एक सामाजिक मुद्दा था, जिसे आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों में भी लाया गया है। तो खेड़ा सत्याग्रह भी इसी पे आधारित था। तो जब ये कानून पारित होता है तो महात्मा गांधी और ज़्यादा एक्टिव होकर इसमें पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने नॉन वायलेंट तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से धरने लगाकर और ये कहकर किसानों को कि आप बढ़ा हुआ टैक्स तो छोड़िए, जो टैक्स पहले लगता था आपको, जितना टैक्स पहले था, जितना लगान पहले था, आप वो लगान भी नहीं देंगे। ये सब कुछ कब हो रहा है? 1918 में हो रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन 1918। और मास मूवमेंट उनकी पैन इंडियन मास मूवमेंट कब शुरू होती है? 1920 में होती है, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया। उसके पहले खिलाफत आंदोलन चलाया और खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, चलाया तो नहीं, और खिलाफत आंदोलन को वो जोड़ देते हैं अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, असहयोग आंदोलन के साथ। लेकिन उसकी रिहर्सल कब कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं, खेड़ा आंदोलन में कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि उनके प्रयोग जो है वो सफल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो है ये चलती है, ये सत्याग्रह चलता है, और ये मजबूर किया जाता है ब्रिटिशकृत को कि वो इतना बड़ा हुआ जो लगान था इसको वापस लें, इस आदेश को वापस लें, इस अनाउंसमेंट को वो वापस लें, और वो लेते भी हैं। फिर ये वापस होता है। सो खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन जो था वो भी सक्सेसफुल था, और चंपारण मूवमेंट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। ये भी एक बहुत उनकी सक्सेस रही है, बहुत सफलतापूर्वक जो है वो चला था। और इसकी सफलता से ये जो लोकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया महात्मा गांधी ने और आगे चलकर अपनी लीडरशिप प्रोवाइड की है, तो वो आगे चलकर जो उनकी बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं उनके सफल होने का एक पैमाना था। वो पता चल जाता है कि आगे चलकर भी वो मूवमेंट्स जो हैं वो सफल होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह को अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बहुत बड़े एपिसोड्स नहीं हैं हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के, बट इनके बिना महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो अधूरा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।